पीटीआई के यहाँ 9 मई फैक्टर भी है। कल बड़ा इंटरेस्टिंग मामला ये हुआ कि एक तरफ कैंपेन खत्म हो रही थी, दूसरी तरफ बानी चेयरमैन पीटीआई की किसी ने तस्वीर, आई डोंट नो वो लीक की है, मैं तो उसको रिलीज कहूँगा कि रिलीज की गई और मौके का इंतखाब, वक्त का इंतखाब ऐसा हुआ। कतई नज़र इस बहस से कि किसने की, क्यों की, किसने कैप्चर की, इस पर बाद में डिबेट कर लेंगे, बट जिस अंदाज में पीटीआई पोस्टरिंग कर रही है, मोबिलाइज कर रही है, एआई जनरेटेड मैसेजेस फ्लोट किए जा रहे हैं, कल क्या देख रहे हैं? क्या लोग निकलेंगे? देखिए, बड़ा मुश्किल है ये कहना कि पीटीआई के लोग निकलेंगे। अगर निकलेंगे तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा इंतखाबात के रिज़ल्ट के ऊपर। लेकिन उसकी वजह ये है कि पीटीआई के लोग जो हैं वो अभी तक उनको ये डाउट है कि जो इंडिपेंडेंट है हम इनको वोट दे दें और ये वोट जो है बाद में बेच दें, किसी पीपल्स पार्टी की तरफ चले जाएं, आईपीपी की तरफ चले जाएं, मुस्लिम लीग नून की तरफ चले जाएं या किसी और पार्टी में। तो ये एक फैक्टर जो है पीटीआई के लोगों को रोक सकता है पोलिंग स्टेशन पर जाने से। ओवरसीज पाकिस्तानीज लास्ट टाइम, याद रखिए रजी साहब, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है लास्ट टाइम बहुत बड़ी तादाद में इस बार नहीं आए, जनरल इलेक्शन पे पोल करने, पोल डे पर पहुंचे थे वोट कास्ट करने के लिए। इस बार ओवरसीज पाकिस्तानी से मेरी बात हुई, मेरे जानने वाले तो 4 बंदे पहुंचे और उन्होंने शेर पे मोहर लगा दी, क्योंकि वो आपके जानने वाले थे। वो आपके जानने वाले थे। अच्छा, मैं ना इसके ऊपर एक और इंटरेस्टिंग बात है, पिछले 2013 से हम देख रहे हैं पीटीआई का फिनोमिना इलेक्शन में। 2013 में कितना टर्नओवर था? 53%। 2018 में जिसमें पीटीआई डोमिनेट करती है उसमें, उसको भूल जाइए वो वजूहात या तरीकाकार, उसमें वोटर टर्नओवर था 51%। अच्छा, ये बात जहन में रखिए कि 60% प्लस के ऊपर जब वोटिंग पैटर्न पहुंचा था वो 1990-70 के इलेक्शन थे और उसमें जो उसका जो नताइज निकले थे वो आपके सामने। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वोट का कास्ट करने का एक टाइम है। दूसरी साइड पे आ जाए ना कि एक वोट इतने मिनट में प्रोसेस होगा, तो एक पोलिंग स्टेशन की या पोलिंग बूथ की इतनी कैपेसिटी होगी कि वो इतने वोट प्रोसेस कर सके। अगर उससे ज़्यादा वोटर वहाँ पे पहुँच जाता है, जो कि रवायती तौर पे, तो फिर ईएमएस बैठ जाएगा। तो नहीं, ईएमएस नहीं बैठेगा, फिर वहाँ पे फड्डे पड़ेंगे, फड्डा पड़ जाएगा वहाँ पे ना। टाइम बढ़ा दिया जाता है, हम पहुँच गए, हमने वोट डाल के दिया जाता है, टाइम बढ़ा दिया जाता है। लेकिन एक और चीज़ है ना, हम तो सिर्फ ये पीटीआई को लेकर पंजाब को डिस्कस कर रहे हैं ना। देखिए, बलूचिस्तान में टर्न आउट हमेशा लो रहता है। अच्छा, केपीके में अमान की सूरत हाल इस बार ठीक नहीं है, वहाँ पे शायद टर्न आउट उस तरह ना रहे। सिंध में इस बार टर्न आउट बेहतर मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो निस्बतन माजी से ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से लड़ा जा रहा है। गो कि पीपल्स पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं होगा, लेकिन वो वोटर निकालेंगे एंटी पीपल्स पार्टी। एक दिलचस्प सा वाकया है, हमारे एक दोस्त गए एक पीटीआई के बंदे के पोलिंग, वो जो उन्होंने कैंप बनाया हुआ था ना, वहाँ पे उन्होंने कहा मैंने आपका इंटरव्यू करना है तो कैंप में आके करना ताकि आपके लोग इधर बैठे हो। तो कहने लगे कि हमने कैमरा शैमरा लगाया और वो साहब जो थे उनके सामने माइक पकड़ के खड़े हुए और अभी कुछ 2 सवाल ही किए थे कि कहीं से ना एक वो जो सायरन नहीं होता जो कि एम्बुलेंस के ऊपर भी लगा होता है और पुलिस गाड़ी के ऊपर, उसकी आवाज़ आई। उन्होंने कहा जी कैमरा ऑफ पे आ जाए माइक ऑफ पे आ जाए। उस वहाँ से दौड़े लगी, कुछ 1.5 दर्जन के करीब लोग थे, वो सब गायब हो गए। अब वो कह रहे हैं कि हमने बाहर निकल के देखा तो एम्बुलेंस गुजर रही थी, उसका सायरन था। अच्छा, क्योंकि हम ओवरसीज पाकिस्तानी इन लोगों ने वोट डालना है वैसे भाई। आई होप के लोग अपनी रिस्पांसिबिलिटी वोट एटलीस्ट अदा करके, वोट तो खामोशी से डाला जाएगा, भागे लेकर तो उसके बाद तेरा फैसला जो तू चाहे। असद मलिक साहब, ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात हो रही है और फॉर्चुनेटली आप क्योंकि लंदन से आए हैं तो वहाँ पे लोग क्या सोच रहे हैं? क्या पाकिस्तानी जो ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी है उन्होंने कोई फैसला किया? आपके जानने वाले यहाँ पहुँचे, पाकिस्तान पहुँचे उस बड़ी तादाद में जो जेलसली पहुँचे थे 2018 के अंदर? ओवरसीज पाकिस्तानी को तो छोड़े, जो यहाँ के पाकिस्तानी हैं वो भी बड़ा मुश्किल से आपको कल पोलिंग स्टेशन जाते नज़र आएंगे। मसला ये है कि जो निज़ाम है उसके ऊपर तहफ़्ज़ात हैं। आप लंदन से आ गए, वोट पोल करने के लिए आए ना? जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमने जो अभी सर्वे किया, मैं एक सर्वे में भी बाहर भी गया, हल्कों में भी फिरे, बहुत कम टर्नओवर आपको नज़र आएगा बलूचिस्तान में, बहुत कम टर्नओवर आपको नज़र आएगा केपीके में, और 35 to 40% आपको नज़र आएगा पंजाब में। सिंध में कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा क्योंकि उधर बहुत सारी एमकेएम फैक्टर है, वो ज़्यादा पॉलिटिकल हैं। उसका मकसद ये है कि लोगों को जमहूरी निज़ाम के ऊपर जो एतमाद है वो नहीं रहा, उनके मसाइल हल नहीं होते, बेरोज़गारी में इजाफा होता है। कोई जमहूरी इलेक्शन के बाद जो जमहूरी हुकूमत आती है उसके खिलाफ धरने शुरू हो जाते हैं,
कंपेन शुरू हो जाती हैं, लोग सिक हो गए हैं इस सारी सिचुएशन के ऊपर। आप कल देख लीजिएगा कि ख़वातीन की जो एक बड़ी तादाद है, 52% ख़वातीन है या इससे भी ज़्यादा है जो मर्दमशुमारी में, वो कितनी बाहर निकलती है पोलिंग स्टेशन में। बट असद मलिक साहब, इज इट द सॉल्यूशन? इस फिर अगर ये टर्नआउट इतना ही कम होगा तो उस पे तो एक तासुर है कि दैट इज गोइंग टू फेवर पीएमएलएन। सबसे पहले जो आपने अभी बात की कि हमें पहले अवाम को इस नुक्ते पे लेके आना होगा कि जो जमहूरी निज़ाम है वो आपके मसाइल का हल है। अब उसी में ना काम हो गया कि उनको ये बता सके कि ये जो इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है, 50 अरब से ज़्यादा हम पैसा खर्च कर रहे हैं, ये आपकी भलाई के लिए है, लोगों का इसके ऊपर एतमाद नहीं है। ये जमहूरी निज़ाम है, ये हाइब्रिड निज़ाम है साहब। और दूसरा एक सिक्योरिटी के ऊपर थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि आपने अभी बात की सिक्योरिटी की, टीटीपी की, दाइश की, और ये वो हमें ये याद रखना चाहिए कि फॉरेन ऑफिस की जानिब से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने बताया कि कितने टारगेट सेल जो है, स्लीपर सेल जो है, भारत की तरफ से लॉन्च किए गए हैं पाकिस्तान में, और वो टारगेट किलिंग में मुलविस हैं और वो बम धमाकों में मुलविस हैं। और ये पूरा जो हमारा जमहूरी निज़ाम है उसको डिस्ट्रप्शन करने के लिए भारत एक बड़ा कुव्वत के तौर पे सामने आ रहा है। हमारी गवर्नमेंट जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके जो सेक्रेटरी हैं, फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने वुज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मौलाना फजलुर रहमान के जो खदशात थे सिक्योरिटी के हवाले से वो इस तरह से यानी ख्यालात पर मबनी नहीं थे, उनको रियल थ्रेट था। और आप देखें कि मौलाना अब्दुल वासित उनके भाई हैं, उनके हल्के में धमाका होता है, मौलाना फजलुर रहमान साहब के हल्के में धमाका होता है। ये खाली तखयलाती बातें नहीं थी, उनको वाकई सिक्योरिटी थ्रेट से। बिल्कुल सही। साबिशा साहब, टर्न आउट कम होगा ये कहा जा रहा है। वी रियली होप एंड प्रे कि टर्न आउट कम ना हो, टर्न आउट ज़्यादा हो, ज़्यादा लोग मोबिलाइज हो, पोलिंग बूथ्स तक पहुँचे। लेकिन तासुर ये है कि टर्न आउट जितना कम होगा उतना फ़ायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ को होगा। इज़ इट राइट? जी, बात ठीक है, ये बात ठीक है कि उनको फ़ायदा होगा। टर्न आउट जो है पीटीआई इस पर थ्राइव करेगी। अब दोस्त जिस तरह कह रहे हैं, हम किसी की राय भी चैलेंज नहीं कर सकते। वल्लाह आलम कहाँ से हमारे दोस्त होके आए हैं, मैं शायद उतना ना फिरा हूँ। लेकिन चूँकि वक्त से पहले बात कर रहे हैं तो हम इन्हें स्पेकुलेशंस या अजम्पशंस कह सकते हैं। मैं भी एक नाकिस ख्याल पेश कर सकता हूँ, वो ये है कि मुमकिन है कल आपको थोड़ी सी सरप्राइज़ मिल जाए। सरप्राइज़ इस तरह मिले कि शोर बहुत मच गया है, डिजिटल मीडिया बहुत वाइब्रेंट है। इलेक्शन के साथ जिस तरह हमारे साहब ने कहा, छेड़खानी करने वाले भी बड़े सियाने लोग। मुमकिन है आपको खुश कर दिया जाए कि उनके पास तो बहुत तरीके हैं ना। यहाँ पीटीआई 80 सीटें भी ले जाए तो इलेक्शन के तीसरे दिन दी हैप्पीनेस विल बी शॉर्ट लिव्ड। दे आर ऑल इंडिपेंडेंट्स, उनके बाजू में रोड दिए जाएंगे, ख्याल है। इसकी वजह यह है, दुरुस्त ख्याल है। कल हमने एक फुटेज देखी और इमदाद सुमरो साहब ने दिखाई, इनका तबसरा भी लिया। इफ़त ताहिरा सुमरो कुरान पाक पे हल्फ देने के बावजूद जहांगीर तरीन के पास जाके बैठ गई। आपका जमहूरी निज़ाम है ही नहीं, दिस इज़ अ शैम डेमोक्रेसी। गलत कहते हैं, सही कहते हैं, मैं भी उनमें शामिल हूँ, सज़ा दे दीजिए। भाई इस्टेब्लिशमेंट का नाम हर चीज़ में क्यों आता है? ये जितनी जमातें हैं ना, इमरान खान समेत, ये सभी माजी में इस्टेब्लिशमेंट पे बहुत इल्ज़ामात लगा चुके हैं और ओपन लगा चुके हैं, नाम ले चुके हैं। इमरान खान ने लिए, मरियम और नवाज शरीफ ने लिया गुजरांवाला, इससे पहले भी लिए। जरदारी साहब भी कहते हैं बिल्ला दूध पी गया, इस तरह की बातें करते हैं, सभी करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी कई दफ़ा इस तरह ढके छुपे अल्फाज में धमकियाँ दे चुके हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से कनेक्ट करूँगा। मुझे ब्रेक लेने को कहा जा रहा है, कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट पे क्यों इल्ज़ाम आता है, और फिर 1970 के इलेक्शंस का हवाला दिया। तो 1970 में जब ये कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, नतीजा सबने देख लिया। सिंस 1977 अब ये 14वां इंतखाब होने जा रहा है, जनरल इलेक्शन 2024। अब ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट और एंटी इस्टेब्लिशमेंट की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। अब फ्री एंड फेयर का कॉन्सेप्ट, इस पे बात करें ना। अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होंगे तो नताइज कुछ और होंगे। इलेक्शंस इस्टेब्लिशमेंट की छत्र छाया पे होंगे या अंडर दी हेजिमनी होंगे तो फिर नताइज कुछ और होंगे। और लोग अब ये देखना, समझना और सोचना शुरू हो गए हैं।